my dear students, welcome back in this video, and today we will discuss a new topic, returns to a factor that is related to the production. As I told you in my previous video, what is the meaning of production, what is the meaning of production function, what is fixed factor, what is variable factor. So before starting this topic, I would like to revise production function. Production function. What is production function? As I told you in my previous video, production function is the technical relationship between the inputs and the outputs. Means आपको जो production function क्या होता है, आपको ये बताता है कि कितने inputs डालने से, कितना raw material डालने से, कितनी land labor वगैरह को यूज करने से कितना हमारा output हुआ. Means कितना हमारा output हुआ, कितने इनपुट्स डालने से, लैंड होगी, कैपिटल होगी, कैपिटल को मैं के से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है. तो ये हमारा आउटपुट है, ये हमारे इनपुट्स है, ये हमारे क्या है, इनपुट्स है. अब जो पॉइंट है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज और बताई थी, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन मैंने आपको बोला था, आई टोल्ड यू दैट in short run some factors are fixed and some factors are variable, and in long run all factors are variable. कि short run में कुछ factors variable होते हैं, कुछ fixed होते हैं, आप सभी को चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि अगर आपके पास मशीनरी है, आप मशीनरी को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते. लैंड है, लैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते. बट लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप अपने फैक्टर्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर आउटपुट. ओके, नाउ इसके साथ में फंक्शन वर्ड जोड़ना चाह रही हूं. प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन. अब देखो, प्रोडक्शन फंक्शन एंड शॉर्ट रन, प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन. तो मतलब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, बिल्कुल इजी है. जो शॉर्ट टाइम पीरियड में इनपुट्स एंड आउटपुट्स का रिलेशनशिप बताए उसको शॉर्ट रन बोलते हैं, एंड जो लॉन्ग टाइम पीरियड के इनपुट्स एंड आउटपुट्स का रिलेशनशिप शो करे उसको लॉन्ग रन बोलते हैं. ये तो था इसका मीनिंग. मींस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन टेल्स यू द relationship between inputs and outputs in the short run, and long run production function tells you the relationship of inputs and outputs in the long run. जो मेन बात समझने की वो ये है बेटा कि जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है इसके अंदर आपके कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं. मींस सम फैक्टर्स रिमेन्स फिक्स. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दो चीजों को यूज कर रही हूँ प्रोडक्शन के लिए. फॉर एग्जांपल लैंड को यूज कर रही हूँ और लेबर को यूज कर रही हूँ. अब जो लैंड है वो मैं इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकती, ठीक है. मान लो मेरे पास 2 किले, आपकी लैंग्वेज में बात करो 2 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है. और लेबर वेरिएबल है, लेबर को मैं कितना मर्जी यूज कर सकती हूँ, 1 2 3 अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन. ओके, लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. मींस यू कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. अगर प्रोडक्शन ज्यादा है आप सभी को इंक्रीज कर सकते हो, प्रोडक्शन कम है आप सभी को डिक्रीज कर सकते हो फैक्टर्स को. फैक्टर्स फिर से बता रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर. फैक्टर्स मींस ऑल द इनपुट्स बाय व्हिच यू कैन डू प्रोड्यूस एनीथिंग. मतलब ऐसी चीजें जिसके फैक्टर्स 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. कैपिटल में सब चीजें आती है, रॉ मटेरियल, मनी, मशीनरी, सब चीजें. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स. इसमें सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो. अब होता क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस में रेशियोज चेंज होती है, फैक्टर रेशियो चेंज होती है. और लॉन्ग रन में फैक्टर रेशियो सेम रहती है. अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये फैक्टर रेशियो क्या है. फैक्टर रेशियो मतलब, फैक्टर रेशियो मींस जैसे आप यहाँ पे लैंड यूज कर रहे हो, लेबर यूज कर रहे हो. अब फॉर एग्जांपल 1 किला है और 1 लेबर लगी हुई है, तो इसका मतलब ये आपकी रेशियो है 1:1. ओके, ये आपकी क्या है, रेशियो.
और इसी को बोलते हैं फैक्टर रेशियो। अब मैंने यहाँ पे बोला कि प्रोडक्शन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में आपकी जो फैक्टर रेशियो है वो चेंज होती है। चेंज क्यों होती है? अब देखो, मैंने आपको बोला कि शॉर्ट रन में जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फिक्स मानती हूँ और ये वेरिएबल है कि मैं अपनी लैंड को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकती, बट मैं अपनी लेबर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हूँ शॉर्ट पीरियड में। तो अब मुझे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो मैंने लैंड तो मेरी उतनी ही है, बट मैंने अपनी लेबर को इंक्रीज करके 2 कर दिया। अब देखो रेशियो चेंज होगी, 1 से 1 2 होगी। अब फिर से मैंने लेबर को इंक्रीज कर दिया, 3 कर दिया, रेशियो चेंज होगी, 1 कितनी होगी, 1/3 होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो रेशियो चेंज हो रही है, बट अगर यही चीज मुझे लॉन्ग रन में करनी होती, ये लॉन्ग रन है, ये मेरी सेम लैंड है, ये मेरी लेबर है, यहाँ पे सभी फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे लैंड है 1, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी लेबर है 1। ओके, अब मैंने प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, तो लैंड को मैंने लेबर को इंक्रीज कर दिया, तो लेबर के साथ साथ मैं लैंड को भी इंक्रीज कर सकती हूँ। अब ये भी 2/2 हो गया। अब इसका मतलब है रेशियो सेम रही, क्योंकि आप 2 को कट करोगे तो 1 ही हो जाएगा, मीन्स ये रेशियो 1/1 ही रही, सेम ही रही। तो यहाँ पे रेशियो सेम रहती है और यहाँ पे रेशियो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आपको थोड़े से पॉइंट्स थे जो पता होना चाहिए था कि शॉर्ट रन में क्या होता है, जो इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप होता है वो शॉर्ट रन में देखा जाता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जहाँ पे ये रिलेशनशिप लॉन्ग रन का देखा जाता है, यहाँ पे कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, वेरिएबल, मीन्स यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे जो फैक्टर रेशियो होती है वो क्या होती है, आपकी चेंज होती है, और यहाँ पे आपकी फैक्टर रेशियो क्या रहती है, सेम रहती है। अब जो मेन पॉइंट है जिससे ये वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, फोर्थ पॉइंट ये है कि जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें जब हम फैक्टर्स को यूज करते हैं, मींस फैक्टर रेशियो चेंज करके हम प्रोडक्शन करते हैं, तो उस चीज को जो एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको एक नाम दिया जाता है रिटर्न्स टू ए फैक्टर, रिटर्न्स टू ए फैक्टर। और जबकि लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन है, जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, अगर हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करते हैं तो वहां पे उसका नाम आता है रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल। तो इसका मतलब क्या है, आप क्या करने जा रहे हो, रिटर्न्स टू ए फैक्टर दैट इज रिलेटेड टू द शॉर्ट रन, दैट इज रिलेटेड टू द शॉर्ट रन। तो आपकी सिलेबस में लॉन्ग रन का नहीं है, रिटर्न्स टू स्केल नहीं है। आपकी आपकी जो नोटबुक है आपकी, उसमें सिलेबस है बुक में, वो रिटर्न्स टू ए फैक्टर है। सो टुडे वी विल डिस्कस what is returns to a factor and what is law of variable proportion। बड़ा अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। ये अब स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ क्या होता है, नियम। लॉ के क्या, किस चीज को बोलते हैं, किसी भी चीज के नियम को। वेरिएबल चेंज होने वाला, प्रोपोर्शन वही रेशियो। इसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया था कि आपके जो शॉर्ट रन होते हैं उसमें कहते हैं कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। अब आपको इन 3 चीजों का भी पता होना चाहिए। अभी मैं आपका बेस बना रही हूँ, बेस बनाने से क्या होगा, जो मेन बात है वो आपको एकदम से एग्जैक्टली समझ आ जाएगी। आपको मैंने टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन भी बताया था प्रीवियस वीडियो में। टोटल मींस सभी यूनिट्स की जितनी प्रोडक्शन होती है उसको प्लस कर दो तो टोटल आ जाती है, मार्जिनल एक्स्ट्रा, और एवरेज प्रोडक्शन पर यूनिट की। थोड़ा सा निकालना भी सिखा देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी टोटल प्रोडक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी यूनिट्स है 1 2 3, ये हमारी टोटल प्रोडक्शन है। ओके, अब आपको अगर मार्जिनल प्रोडक्शन निकालनी हो तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकलती है। मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ पे निकालनी है, मार्जिनल मींस एक्स्ट्रा।
यहाँ पे 10 है क्योंकि यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ, बट देखो यहाँ यूनिट 1 से 2 हो गई और जो टोटल प्रोडक्शन है वो 10 से 18 हो गया। तो जब एक्स्ट्रा कैसे पता लगेगा, जब आप न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दोगे, मींस 18 में से जब आप 10 को माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन यूनिट 2 की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वो कितनी है 8 है। ऐसे 30 आपकी न्यू टोटल प्रोडक्शन है और ओल्ड कितनी थी आपकी 18। तो यहाँ से 18 माइनस कर दोगे आप, ये आपका कितना है 12। इसका मतलब है जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कितनी है 12, क्योंकि मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, कि एक एक यूनिट को लगाने से एक एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 1 each यूनिट की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितनी है। ये 8 इस यूनिट को जो ये हमने एक्स्ट्रा 1 लगाया ना उसकी प्रोडक्शन है। ये जो 12 है, ये जो 3 मतलब 2 से 3 कर दिया, जो एक यूनिट एक्स्ट्रा लगाई है उसकी मार्जिनल प्रोडक्शन है। सेम हियर, अगर आपको एवरेज प्रोडक्शन निकालना हो, एवरेज मैंने आपको बोला था एवरेज कैसे निकलता है, जब आप टोटल को किसी भी चीज के टोटल को सिर्फ क्वांटिटी से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी ये है यूनिट्स, ये इसकी क्वांटिटी है कि एक यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी एक यूनिट लगाई है 2 3, उससे ये टोटल प्रोडक्शन हुई है। तो 10 को जब 1 से करोगे 10, 18 को जब 2 से करोगे 9, 30 को जब 3 से करोगे 10, तो ये इसकी एवरेज प्रोडक्शन आ रही है कि एक यूनिट की एवरेज प्रोडक्शन 10 है, 2 यूनिट की एवरेज प्रोडक्शन, वैसे तो टोटल 18 है बट एवरेज 9 है और 3 यूनिट की कितनी है 10 है। तो ये आपका थोड़ा सा बेस आपको पता होना चाहिए किस टाइप से निकालते हैं एवरेज। फिर से बता रही हूँ, टोटल प्रोडक्शन को जब आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे, जैसे आप मार्क्स को करते हो कि आपके 5 मान लो 400 मार्क्स है, 5 सब्जेक्ट है, तो आप 5 से कर देते हो, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स दी हुई है हमें, ईच दी हुई है, इसलिए हम ईच का निकालने के लिए इस टाइप से करेंगे। लव वेरिएबल ऑफ प्रोपोर्शन क्या कहता है, अब आ जाओ इस टॉपिक पे जो हमारा मेन टॉपिक है, लव वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये कहता है कि ये शॉर्ट टर्म, सबसे पहले आपको पहला पॉइंट है ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, शॉर्ट रन और शॉर्ट टर्म एनालिसिस। इट इज ए शॉर्ट रन एनालिसिस, व्हाट इट टेल्स अस, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि शॉर्ट रन में आपके पास कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। इसका मतलब है आपके पास ये लगा सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप 2 फैक्टर्स को यूज कर रहे हो, तो एक आपके पास फिक्स होगा और आपके पास क्या होगा वेरिएबल होगा। तो कहते हैं कि जब आप शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते रहते हो, फॉर एग्जांपल ये हमारा फिक्स फैक्टर है, ये वेरिएबल, ये फिर से मैं लैंड ले रही हूँ और ये मेरी लेबर है। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो लैंड है वो फिक्स है 2 किले, फॉर एग्जांपल 2 ले लो 1 ले लो जितनी भी चाहिए, ये फिक्स है। तो कहते हैं जब आप शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इस फिक्स फैक्टर के साथ इस वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते रहते हो, ये तो 2 ही रहेगी, तो कहते हैं कि रेशो में चेंज आता है और साथ में आपके प्रोडक्शन में भी कई तरीके के वेरिएशंस आते हैं। और वो वेरिएशन क्या होते हैं, स्टार्टिंग में जैसे आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाओगे तो स्टार्टिंग में आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट से, मतलब वो बढ़ती दर से बढ़ता है और यू कैन से आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। फिर अगर आप और इसको इंक्रीज करते जाओगे इन फैक्टर्स को, तो एक टाइम आएगा कि आपकी टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो जाती है जितनी वो हो सकती है, और उसके बाद भी अगर आप इन फैक्टर्स को यूज करते जाओगे तो आपकी टोटल प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, आपकी टोटल प्रोडक्शन में कमी आनी स्टार्ट हो जाती है और आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज होके नेगेटिव भी हो जाती है। तो ये जो वेरिएशंस है मींस पहले प्रोडक्शन का इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना टोटल प्रोडक्शन का, फिर उसका कांस्टेंट हो जाना, मैक्सिमम हो जाना और फिर टोटल प्रोडक्शन का डिक्रीज हो जाना, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न्स टू ए, और यू कैन से रिटर्न्स टू ए फैक्टर। मींस in short run when you
so that there are so many changes in your production. Initially total production rise at rising rate means rise होगी वो increase होगी increasing rate से. After that he will become constant and lastly he will be decreasing. वो decrease he will start decreasing, वो decrease होना start हो जाएगी total production, वो decrease होना start हो जाएगी. तो it is called law of variable proportion. अब इसको डायग्राम से समझो, टेबल से एंड डायग्राम से. फॉर एग्जाम्पल ये इसकी टेबल है एंड यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएंगे हम. फिक्स वेक्टर, लेकर वेरिएबल वेक्टर, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन. ये चीज आपको समझने के लिए आपको पता लगेगा कि आप क्लैरिटी होगी कि कैसे ये वर्क करता है. अब लैंड आपके पास 1 ही है, लैंड आपके पास 1 हेक्टेयर है फॉर एग्जांपल, लेबर आपने 1 लगाई, ओके. 2 प्रोडक्शन हुई, ये आपकी 1 ही रहेगी. ये आपकी 1 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, 5 हो रही है, 6 हो रही है, 7 हो रही है, 8 हो रही है, 9 हो रही है, सो ऑन चलती रहेगी. ठीक है. तो स्टार्टिंग में आपकी फॉर एग्जांपल टोटल प्रोडक्शन कितनी है 2, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ी, 5 हुई, 9 हुई, 12 हुई, 14 हुई, 15 भी होगी, 15 भी होगी और फिर आपकी 14 होगी. ओके. यहाँ पे मार्जिन प्रोडक्शन निकालो, एक बार ये बना लो, इसके बाद डायग्राम से आपको समझ आएगा. मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकालोगे? मार्जिनल प्रोडक्शन 5 - 2 3 एक्स्ट्रा निकालनी है हमें. एक्स्ट्रा के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यू टीपी में से आपको ओल्ड टीपी माइनस करनी है. 9 - 5 4, 12 - 9 3, 14 - 12 2, 15 - 14 1, 15 - 15 0, 14 - 15 माइनस के 1. ये था इसकी टेबल. अब टेबल से डायग्राम पे आओ. ये आपके ओ एक्सिस ओ वाई, यहाँ पे आप टोटल प्रोडक्शन ले लो फॉर एग्जांपल और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन ले लो. बिल्कुल इजी है. देखो टोटल प्रोडक्शन आपकी 0 से स्टार्ट होके कुछ इस टाइप की शेप की बनेगी. टोटल प्रोडक्शन का क्या हो रहा है? आपकी 0 से स्टार्ट होके बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, एक टाइम पे मैक्सिमम हो जाती है, फिर आपकी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है. यहां से इस टाइप से एक लाइन लगाओ यहाँ पे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन को शो करेगी. मार्जिनल प्रोडक्शन का क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन भी एक टाइम पे इंक्रीज होती है और उसके बाद इस पॉइंट को टच करती हुई नीचे चली जाती है. ये आपकी क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन. ये आपकी क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन. अब देखो समझना क्या है. लव वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? अब यहाँ पे समझो. लव वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि जैसे आप फिक्स फैक्टर के साथ इन वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे, जैसे आपने यहाँ पे मान लो आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो पहले आपने 1 लगाया था तो 2 थी. जैसे आप इंक्रीज करोगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है? आपकी जो ये टोटल प्रोडक्शन है ना, ये जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग, मतलब जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन लगा लो टोटल, ये आपकी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है. मतलब देखो आप देख भी सकते हो टोटल प्रोडक्शन 2 से सीधा 5 होगी, 5 से सीधा क्या होगी? 9 होगी. तो कहने का मतलब स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी. जैसे कि ये चीज शो कर रही है आपको कि 0 से स्टार्ट होगी, ये टोटल प्रोडक्शन एकदम से आपकी इंक्रीजिंग रेट से जा रही है. एकदम से इसने एक स्लोप पकड़ा इंक्रीजिंग रेट का. ओके. फिर सेकंड स्टेज क्या बोलती है? सेकंड स्टेज बोलती है कि उसके बाद भी अगर आप इन फैक्टर्स को, वेरिएबल फैक्टर्स को यूज रखना कंटिन्यू रखते हो, उसके बाद आपकी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो होगी बट आपकी डिक्रीजिंग रेट से, मतलब आपकी कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाएगी. ये देखो इस पोर्शन के बाद ये देखो 12 से फिर 12 से 14 हुई, 14 से 15 हुई,
और 15 से फिर 50 हुई, तो इसका मतलब है फिर वो बढ़ती तो है, इंक्रीज हो रही है, बट वो स्लो रेट से इंक्रीज होगी और एक टाइम ऐसा हो जाएगा जहां पे आपकी टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जाएगी और मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखो यहाँ से फिर स्लो रेट पकड़ी इसने, फिर होती होती है इंक्रीज होती होती एक पॉइंट आ गया जहां पे आपकी टोटल प्रोडक्शन क्या होगी, मैक्सिमम, इससे ज्यादा भी इंक्रीज नहीं हो सकती। तो ये पॉइंट इसने पकड़ लिया मैक्सिमम का। उसके बाद भी मैक्सिमम हो चुकी है आपकी टोटल प्रोडक्शन, उसके बाद भी अगर आप और फैक्टर्स को यूज कर रहे, वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर के साथ, तो आपकी प्रोडक्शन अब इंक्रीज होने की बजाय टोटल प्रोडक्शन आपकी डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे आपकी टोटल प्रोडक्शन क्या होगी, 15 से 14 होगी। तो इसका मतलब है इस पॉइंट के बाद आपकी 15 से क्या हो जाती है, ये 14 टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक यहाँ पे भी लाइन लगाओ आप, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब सुनो, आपका अब ये आपको क्या, ये आपके वेरिएबल प्रोपोर्शन ने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग में आपकी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब मार्जिनल प्रोडक्शन का भी अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या रीजन रही है कि स्टार्टिंग में ये पहली स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, कि स्टार्टिंग में इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हुई, फिर क्या होगी, डिक्रीज। ये भी आपके माइंड में जरूर है, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग। आई विल टेल यू। फर्स्टली आप ये समझ लो, अब मार्जिनल प्रोडक्शन का टोटल प्रोडक्शन के साथ रिलेशनशिप होता है। अब रिलेशनशिप इस पिक्चर से शो हो रहा है, कैसे, देखो, जब आपकी टोटल प्रोडक्शन है मैक्सिमम रेट से बढ़ेगी, क्या होगी, मतलब मैक्सिमम रेट से बढ़ेगी, तो वहां पे जैसे यहाँ पे यहाँ तक मैक्सिमम रेट से बढ़ी एकदम से 5, तो वहां पे आपका, वहां तक आपका एमपी इंक्रीज होके मैक्सिमम हो जाएगा। बट जब आपकी टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट होगी और जहां पे आपकी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी, जैसे 15 मैक्सिमम है, तो वहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपका, 0। और उसके बाद भी अगर आप टीपी को बढ़ाना चाहते हो, मीन्स अगर आप ये वेरिएबल फैक्टर यूज करते हो, तो टीपी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। और ये जिस पॉइंट पे आपकी टीपी डिक्रीज हो रही है, जैसे यहाँ पे डिक्रीज होगी, तो उस पॉइंट पे आपकी एमपी नेगेटिव चली जाएगी। आपको पता था ये प्लस का होता है, नेगेटिव का, और ये चीज अगर इस लाइन से नीचे कोई चीज चली जाए तो नेगेटिव में चल जाती है। तो इसका मतलब है आपकी एमपी की भी 2 साइड है, क्या, 3 रिलेशनशिप है, देख लो। अगर बिल्कुल इजी वे में हमें करना है, जब आपकी टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही हो, व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो वहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होके मैक्सिमम हो रहा है। जहां पे आपकी टीपी मैक्सिमम है, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, देन आपकी एमपी इज 0, मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाएगी। एंड व्हेन टीपी इज डिक्रीजिंग, टीपी जहां पे डिक्रीज हो जाएगी, वहां पे आपकी एमपी क्या हो जाती है, नेगेटिव, वहां पे एमपी क्या हो जाती है, नेगेटिव। अब सिर्फ एक ब्रीफली फिर से मीनिंग बता देती हूँ, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन व्हाट ही टेल्स यू, ये आपको क्या बताते हैं, आपको बताता है कि शॉर्ट रन में आपके कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं वेरिएबल, और जब आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फिक्स फैक्टर्स के साथ वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करते हो कंटिन्यूसली करते रहते हो, तो आपकी टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं कि आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है स्टार्टिंग में, इनिशियल में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी, एक पॉइंट पे फिर कांस्टेंट हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद आपकी टीपी क्या हो जाती है, डिक्रीज। सेम हियर अगर मार्जिनल प्रोडक्शन को लेके बात करोगे तो वो भी ये बोलोगे कि मार्जिनल प्रोडक्शन स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, फिर आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाती है और उसके बाद क्या हो जाती है, नेगेटिव। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट is the logic behind this, what is the logic behind variable proportion? देखो ये था ना हमारा डायग्राम,
ये हमारी टीपी थी, ये हमारी एमपी। तो देखो 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, मैं इसको 3 स्टेज देखी हूँ, ठीक है। जहाँ पे मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारी टोटल प्रोडक्शन है, ये हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन है। अब देखो इसका मतलब है स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर डिक्रीजिंग। फर्स्ट क्या रीजन है, व्हाट आर द रीजन, इसको बोलते हैं, नाम दिया जाता है इसको, स्टेज को जब इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग returns to a factor। सेकेंड वन, ये इसको भी नाम दिया जाता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर। और थर्ड वन, इसका भी नाम होता है डिमिनिशिंग returns to a factor, diminishing returns to a factor। क्या रीजन है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर पे, ये क्यों बढ़ती है? सबसे पहले ये है कि आपका स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे ये खेत है फॉर एग्जांपल, इस खेत में फॉर एग्जांपल 5 लोगों की जरूरत है, 5 लेबर की जरूरत है, 5 लेबर की, और यहाँ पे 1 किला है, 2 हेक्टेयर है, जितना भी है, 5 किले कितने मर्जी है, ठीक है, 2 किले है, इसमें 5 कम से कम 5 लेबर की जरूरत है। तो फॉर एग्जांपल इसमें 1 लेबर लगाया हुआ है स्टार्टिंग में, तो इसका कोऑर्डिनेशन बेटर नहीं बैठ रहा, 2/1 अच्छा नहीं बैठ रहा, क्योंकि अभी इसके अंदर और लेबर की जरूरत है। तो जब तक हम लेबर को बढ़ाते रहेंगे, बढ़ा के 5 तक नहीं करते, मतलब जब तक 5 ना हो जाए तब तक आपकी टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब तक आपकी टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आपके रिसोर्सेज थे, जो ये खेत था, इसके अंदर जो भी कर रहे थे, ये लेबर कम होने की बजाय उसका अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, मीन्स उसका रिसोर्सेज का यूटिलाइज अच्छा नहीं हो रहा। तो जैसे ही हमने लेबर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, देयर इज मोर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ भी रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होने लग गया। इस वजह से स्टार्टिंग में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से क्या हुई, प्रोड्यूस हुई, इंक्रीजिंग रेट से आपकी क्या हुई, प्रोड्यूस हुई, प्रोडक्शन ज्यादा हुई, ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन हो गया, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, अच्छे से यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, जितनों की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी स्टार्ट होगी। क्लियर है? ये था रीजन इंक्रीजिंग का। अब ये कांस्टेंट क्यों हो गया? कांस्टेंट होने की इसको क्या जरूरत थी? अब सुनो, अब इस खेत में 5 लेबर की जरूरत थी ना, जब ये 5 लेबर तक पहुंच जाएगा पॉइंट, 5 लेबर लग जाएगी, तो ऑटोमेटिकली है रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज होगा। जितनी अच्छी तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज कर सकते थे उतनी अच्छी तरीके से यूज होगा। और जब कोई चीज मैक्सिमम लेवल पे यूज होती है तो ऑटोमेटिकली उसका एक पॉइंट होता है मैक्सिमम पॉइंट, तो वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन जितनी हो सकती थी, प्रोडक्शन जितनी हो सकती थी वो उस पॉइंट पे पहुंच गई, क्योंकि इस टाइम आइडियल सिचुएशन है, आइडियल रेशियो है। आइडियल मीन्स 2 पे मुझे 5 चाहिए थे फॉर एग्जांपल, तो ये बेस्ट रेशियो है। 5 लेबर चाहिए थे, 2.5 रेशियो चाहिए थी, तो ये बेस्ट रेशियो है, आइडियल रेशियो है, इसलिए मैंने अपने कांस्टेंट रिटर्न ऑफ फैक्टर को क्या किया, गेन किया। नाउ अब ये घटने का क्या सवाल पैदा होता है, ये क्यों इंक्रीजिंग हो रहा है, एमपी डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि सुनो, 5 लेबर की जरूरत थी ना, 5 लेबर के बाद भी हम लेबर इसमें लगाए जा रहे हैं। इस किले में हमारे पास किले तो 2 ही है, हेक्टेयर लैंड तो 2 ही है, उसके बाद भी मैं 6, 7, 8, 9 लगाई जा रही हूँ। अब जब जहां पे जरूरत 5 की है वहां पे 10 लोग लगेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। क्यों? वेस्टेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारे जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, लोग निकम्मे बैठेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मजदूरों की बात करूं, खेत की बात है तो आपकी माइंड में खेत आ गया होगा, पूरा मजदूर आ गए होंगे जो आपने काम पे लगाए हुए, क्योंकि सीजन का टाइम होता है, ठीक है। तो वहां पे मान लो 5 मजदूर की जरूरत है, आपने 10 को लगा दिया कनक काटने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अपनी क्रॉप्स को कटिंग करने के लिए, ठीक है।
है, हार्वेस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो आपने 10 को लगा लिया, जरूरत थी 5 की, तो 10 क्या करेगी, वो दिखेंगे तो सही कि हाँ भाई वो लगे हुए काम कर रहे हैं, बट रियलिटी में काम नहीं होगा, रियलिटी पे प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो क्या होगी, 5 मजदूरों का एक जरूरत थी, 5 से ही हो जाता। अब जो ये एक्स्ट्रा ये बैठ के कहीं बीड़ी पिएगे, कहीं चाय पिएगे, मेरे से रिसोर्सेज का और वेस्ट होगा, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। ये 2-5 का था ना बेस्ट, तो 2-10 हो गया, कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया, अब उनको सही से मैनेजमेंट नहीं हो पा रही खेत में। तो इसका मतलब है प्रोडक्शन अब नेगेटिव इंपैक्ट में जाएगा और टोटल प्रोडक्शन अब बढ़ने की बजाय और भी क्या ज्यादा हो जाएगा, कब रिसोर्सेज वेस्ट होने के कारण, कॉस्ट ज्यादा होने के कारण रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे खराब हो रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्शन एक्स्ट्रा है। जब अब नेचुरल सी बात है, टोटल प्रोडक्शन और 10 से 12 हो गया, 12 से फिर 5 हो गई, तो अब नेचुरल सी बात है मार्जिनल हम कैसे निकालते हैं, न्यू में से ओल्ड माइनस करके, न्यू जब कम है ओल्ड ज्यादा है, तो नेचुरल सी बात है जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा ना, तो इसलिए मार्जिनल प्रोडक्शन हमारी क्या चल जाती है, माइनस। तो दिस वाज द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग। अब अगर आप प्रोड्यूसर हो, और मैं आपसे एक क्वेश्चन राइज करूं कि मुझे ये बताओ, रेज करूं कि इन विच स्टेज यू विल want to produce something। अब इनमें से कौन सी स्टेज में आप प्रोडक्शन करना पसंद करोगे, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? अगर एक रेशनल पर्सन होगा, समझदार इंसान होगा, तो थर्ड का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि थर्ड में तो आपका टोटल प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो रहा है, मार्जिनल भी नेगेटिव हो रहा है। और अगर फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट में करेगा, बट फर्स्ट में वो स्टॉप नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, अभी भी आपकी उसकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं पहुंची, तो वो तब तक प्रोडक्शन करता रहेगा जब तक यहाँ आपकी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब है फर्स्ट स्टेज में तो करेगा ही, बट वो मेन कौन से स्टेज पे प्रोडक्शन करना पसंद करेगा, सेकंड में, जहां पे उसके रिसोर्सेज है उसका आइडियल यूज हो रहा है, रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, आइडियल यूज हो रहा है, और वहां पर उसकी टीपी मैक्सिमम रेट से बढ़ रही है, टीपी क्या हो रही है, मैक्सिमम रेट पे पहुंच चुकी है, मैक्सिमम रेट से यहाँ बढ़ रही है, मतलब मैक्सिमम रेट पे पहुंच चुकी है, इसलिए एक जो प्रोड्यूसर है वो आपकी सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करना पसंद करेगा। तो ये आपका था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मुश्किल नहीं है, इजी है, बट थोड़ा सा अपने आप को लॉजिकल, अपने आप को प्रोड्यूसर मान के जब आप हिसाब लगाओगे कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये फिक्स फैक्टर है, मेरे पास तो 5 किलो जमीन है, 10 किलो जमीन है, हाँ लेबर मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। तो जब आप देखोगे कि जब आप रियलिटी में वर्क करते हो रियल लाइफ में, और आप ये चीज अप्लाई करते हो, तो रियलिटी में आपकी टोटल प्रोडक्शन पे यही इम्पैक्ट होता है, पहले वो बढ़ती है, फिर वो मैक्सिमम हो जाती है, और एक पॉइंट के बाद आपकी प्रोडक्शन क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि क्या आप इस लॉ को, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि जो ये लॉ है ये सिर्फ जो आपका वो है फार्म सेक्टर है, मीन्स प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर पे तो ये अप्लाई होता ही होता है, बट ये हर सेक्टर पे अप्लाई होता है। कोई आपसे पूछने लग जाए कि जो ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये कौन से सेक्टर पे एप्लीकेबल होता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि ये सिर्फ प्राइमरी में एग्रीकल्चर सेक्टर पे ये अप्लाई नहीं होता, ये ऐसे लॉ है जो हर सेक्टर पे अप्लाई होगा, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज की, आईफोन की, एप्पल की, हर जगह ये अप्लाई होता है, क्योंकि जहां पे आप जरूरत से ज्यादा कभी किसी को लगाओगे तो नेचुरल सी बात है वहां पे प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट होगा ही होगा, वो कम भी होगी, और जब जरूरत के अकॉर्डिंग लगाओगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज भी होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा ये लॉ है क्या हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, मीन्स क्या हम इसको टाल सकते हैं? हाँ, एक तरीके से कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, हमारी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए जिससे हमारे टोटल प्रोडक्शन को हम अपनी गिरने से बचा ले और हमारे टोटल प्रोडक्शन गिरने की बजाय और ज्यादा इंक्रीज हो। या फिर सेकंड वन, सब्स्टिट्यूट,
था कि हमारे पास जो फिक्स फैक्टर है देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन, हमारे पास उस फैक्टर का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम उन फैक्टर्स की बजाय पे यूज कर ले। जैसे कि जमीन है, अब नेचुरल सी बात है, आपको कुछ चीज लैंड है हमारी, आपको कुछ चीज प्रोड्यूस करनी है तो आपको जमीन ही चाहिए ना, घर पे तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब है जमीन एक ऐसी चीज है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेबर का सब्स्टिट्यूट है, लेबर को आप क्या कर सकते हो, मशीन से लगा सकते हो, बट लैंड में जमीन के लिए तो जमीन ही चाहिए, जमीन में ही उगेगी कोई चीज। तो इसका मतलब है क्लोज सब्स्टिट्यूट ना होने के कारण भी हमारा डिमिनिशिंग वाला अप्लाई होता है। तो अगर हमें किसी तरीके से सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट हो जाए, सब्स्टिट्यूट मिल जाए, तो हम ये लॉ जो हमारा है डिमिनिशिंग वाला, इसको क्या करने से, एप्लीकेबल होने से, अप्लाई होने से रोक सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। बट इन रियलिटी क्या है, रियलिटी में यही है कि हमारे पास इन चीजों के सब्स्टिट्यूट नहीं है और हमारे पास इतनी बेटर टेक्नोलॉजी भी नहीं है। अभी इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग, ठीक है, एंड अंडर डेवलप्ड। पता है ना आपको, डेवलपिंग मीन्स जो अभी डेवलप हो रही है, अंडर जो अभी नहीं हुई, और डेवलप्ड जो ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसके पास सारे रिसोर्सेज है। तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में अभी रिसोर्सेज इतने ज्यादा अच्छे एफिशिएंट नहीं हुए हैं, मतलब इतनी टेक्नोलॉजीज अभी नहीं आई है। तो अभी इसलिए ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारे फील्ड में अप्लाई होता है। तो ये था हमारा टॉपिक लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और यू कैन से रिटर्न्स टू ए फैक्टर। नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? Your homework is to make proper table, make proper diagram, and make all the explanation in your